आज हम लोग आ रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ गुडविल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस तरह से सोच के सिलेक्ट किया है कि दीज आर द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चंस ऑन गुडविल। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस हैंडल कर लिया तो बाकी जो एग्जामिनेशन में आएगा वो इससे इजी आएगा। अगर आया तो या तो यही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे या तो इससे इजी लेवल के आएंगे। तो अगर हमने ये 5 क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया तो इससे इजी लेवल तो आराम से हैंडल कर लेंगे। राइट, चले तो शुरू करते हैं। तो फिर अभी राइट, लेट्स गो। सो पहला क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया मैंने, ये आपके मॉड्यूल में ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक ट्रिकी पॉइंट है जिसको लेके फ्रैंकली स्पीकिंग जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है वो सीए इंटर में है, वो अभी नहीं है, लेकिन पूछ लिया भाई इंस्टीट्यूट क्वेश्चन। तो देखते हैं अभी क्या है। सो सबसे पहले द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़। ओके, सो कैपिटल इन्वेस्टेड मुझे दिखाई दे रहा है 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट्स मुझे 4 साल के दिए हुए 2019, 20, 21 एंड 22। अब मुझे यहां दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। ठीक है, और उसी के नीचे दिया है रेट ऑफ रिस्क ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 2%। अब 2% आ गए। अब सर मैं 10% लू, 2% लू, दोनों का टोटल ले लूं कि दोनों का एवरेज ले लूं, क्या करूं? ठीक है, तो दिस इज द मेन कंफ्यूजिंग एरिया इन दिस क्वेश्चन। इसी के बारे में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं भी उसमें। उसके बाद मुझे एक चीज और दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोप्राइटर इज 6,000 इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। ठीक है, अब यहां प्रोप्राइटर कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। गुडविल का क्वेश्चन है और ये पार्टनरशिप के चैप्टर के ऊपर है, लेकिन यहां पर शुरुआत में दिया है एक ही बंदा है, राठौड़। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रोप्राइटर। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज कवर्ड इन पार्टनरशिप चैप्टर, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बना दिया। तो ठीक है, अब क्या करें, जो है सो है, लेट्स गो। ठीक है, तो चलिए सर, अब मुझे कैसे गुडविल वैल्यू करना है? मुझे वैल्यू करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है सर, चलिए लेट्स गो। अब सुपर प्रॉफिट के लिए सर मुझे एवरेज प्रॉफिट लगेगा, उसके डिटेल्स मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा मुझे यहां पे चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके लिए मुझे चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या ले, तो जरा समझिए। यहां पर दोस्तों यहां जो दिया हुआ ना ये 10%, दिस इज बेसिकली द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, ऐसा होता है जनरली स्पीकिंग कि कोई भी जगह पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहां पे व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट, मतलब बिना किसी रिस्क के मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है, दैट इज 10%। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे एडिशनल रिस्क लेना पड़ेगा। दिस इज द एडिशनल रिस्क। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर टेकिंग द एडिशनल रिस्क, दैट इज 2%। ठीक है, सो इसका मतलब द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस विल बी 10 प्लस 2%, यानी 12%। ठीक है, तो यही है यहां पर ट्रिक एरिया जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या माना जाएगा, 12% माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखते हुए लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। सर सबसे पहले तो मुझे यहां पे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब यहां एक चीज को लेकर जनरली स्पीकिंग थोड़ी गाड़ी अटकती है लोगों की, और वो ये है कि सर ये जो रेम्यूनरेशन दिया है इसको कैसे एडजस्ट करूं, करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ जी उसे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक बात का शॉर्टकट याद रखना। सर अगर ये रेम्यूनरेशन या कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे अलग अलग चीजें दिए रहते हैं, अगर मान के चलो ये एक फिक्स्ड अमाउंट दिया हुआ है, इट इज अ कांस्टेंट अमाउंट, देन इन दैट केस क्या करो, पहले आप एवरेज निकाल लो और उस एवरेज में से उस रेम्यूनरेशन को एडजस्ट करो। अगर मान के चलो ये जो रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट जो भी दिया हुआ है इसमें आपको चेंजेस दिए हुए हैं, अलग अलग ईयर्स के अलग अलग है, देन इन दैट केस आपको इंडिविजुअल ईयर वाइज उसे एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी यहां पर आपको कांस्टेंट अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट विल बी 40,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000, राइट, डिवाइडेड बाय 4। तो 40 प्लस 36 माइनस 6,000, सॉरी लॉस है वो, प्लस 50,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आ रहा है, दिस इज 30,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से मैं एडजस्ट कर लूंगा द रेम्यूनरेशन दैट वाज गिवन टू मी। व्हाट वाज द रेम्यूनरेशन, 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए माइनस कर लिया, जो बैलेंस बचा इसको मैं कहूंगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
ओके, लिख लीजिए इसे। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के बाद मेरे पास एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है द कैपिटल एम्प्लॉयड। वो तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, तो मैं उसे लिख लूंगा एज इट इज 1,50,000 इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड, 1,50,000। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद मुझे कैलकुलेट करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मली ये दिया रहता है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एनआरआर, यहां लिखूंगा मैं मार्केट रेट प्लस रिस्क रेट। ठीक है, इफ आई वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस, तो इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप कैलकुलेशंस लिख के आओगे तो एक आधा मार्क कट सकता है, तो पूरा सही होते हुए भी, सब आते हुए भी एक आधा मार्क अगर कट जाए अच्छा नहीं लगता, राइट? इसलिए पूरा लिखना वहां पे। ठीक है, कितना ही वक्त लग जाएगा, इतना लिखने में क्या टाइम लग जाएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड एक्स्ट्रा, उतना कर सकते हैं हम लोग एक मार्क के लिए, है ना। चलिए, तो मार्केट रेट प्लस रिस्क रेट 10% प्लस 2%, दैट विल बी 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 12%। ठीक है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे अभी हम लोग। व्हाट विल बी द नॉर्मल प्रॉफिट? इट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 18,000, करेक्ट? 1.5 लाख इंटू 12%, that's it. We will be now in a position to calculate super profit. Super profit होगा average profit minus normal profit. तो average profit minus normal profit 24,000 था हमारा average, minus normal profit 18,000, super profit आ गया 6,000। और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि goodwill is to be valued on the years on 5 years purchase, right? तो 6,000 को मुझे मल्टीप्लाई कर देना with 5, that's it. The value of goodwill will be 30,000, right? इजी था ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनेशन में आएगा तो 5 मार्क के लिए ही आएगा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है, राइट? चलिए, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आंटू बंटू एंड चिंटू, है ना, मतलब एबीसी को इन्होंने एग्जाम दे दिया, आंटू बंटू चिंटू, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स सी, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली नॉट ऑन एडमिशन, दिस इज ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। These are questions on goodwill, right? Chalo, let's go. So, Antu Bantu Chintu were in partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:4:3, respectively. ठीक है? Accounts of the firm are made as on 31st of March every year, यानी year end होता है 31 मार्च को, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से, the partnership provided inter alia, यानी यहां पर हमें partnership deed के words दे रहे हैं। On the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profits of the past 4 years up to the date of retirement, up to the date of retirement, up to the date of retirement। कुछ तो भी आकाशवाणी हुआ है ना, up to the date of retirement, ऐसा क्यों कहा मैंने? सर ये शब्दों पे ध्यान देना होगा, यही है इन क्वेश्चंस की जान, ठीक है। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, अलग अलग जगह अलग अलग बातें दिए रहते हैं। कभी कभी मुझे कहा जाता है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, पास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब क्या हुआ? सर इस साल वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने, वो थोड़े से जो कुछ मंथ्स होते हैं ना, उसको इग्नोर करने हैं। मुझे क्या कंसिडर करना है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए? ओनली एंड ओनली कंप्लीटेड मंथ, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर क्या दिया है? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कहने का मतलब, मान के चलिए 30 जून को रिटायर हुआ, तो मुझे 30 जून तक का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये 30 सितंबर को रिटायर हुआ, तो 30 सितंबर तक का जो भी प्रॉफिट है वहां तक का एवरेज निकालना होगा। सर अगर ये 12 अगस्त को रिटायर हुआ, तो 12 अगस्त तक का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना होगा। यह है इसका मतलब, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum on capital employed and remuneration of 2,000 per month to each partner, ठीक है। On 1st April 2022 Antu retired, क्या डेट चुना है? 1st April 2022, ईयर एंड हुआ 31st मार्च को, और ये रिटायर कब हो रहा है? 1st April को। एज ए रिजल्ट इस क्वेश्चन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये 1st अप्रैल की जगह मई, जून, जुलाई ऐसा कभी तो भी अगर रिटायर होता, तो वो पार्ट ऑफ द मंथ्स को कंसिडर करके मुझे एवरेज निकालना पड़ता, मेरा मेहनत बढ़ जाता। इधर नहीं है ऐसा,
ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं. Antu retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. दिखा भी नहीं सकते, ये ऐसा अलाउ नहीं करता. ठीक है, नाउ इट वाज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000 ईच. लिखा है कि देखो तो वहां पे 6,50,000 ईच नहीं, मतलब 6,50,000 टोटल. दैट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, ओके. Bantu and Chintu were to continue the partnership, sharing profits and losses equally after the retirement of Antu. है ना, तो आगे का इनका फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल. ओके, चलिए दोस्तों, यहां पर ना एक छोटी सी बात मैं डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन यहां क्या हुआ पता है आपको? यहां पे ना इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया. इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया. मैंने क्या कहा आपको? इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ. मैंने ऐसा कहा कि इनका फर्म डिसॉल्व हुआ? मैंने कहा इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ. इससे फर्क तो समझो सर. अगर मैं कहता हूं फर्म डिसॉल्व हुआ, मतलब इन्होंने बिजनेस ही खत्म कर दिया. डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्व करना? टू पुट टू कंप्लीट एंड, या जो भी एक साइज ऑफ बिजनेस था उसको हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व. ठीक है, हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसका और भी मीनिंग होते हैं. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यहां पर इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ. पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ मतलब क्या हुआ? ये 3 पार्टनर्स थे, 3 में से 1 गया, अब से 2 का पार्टनरशिप रह गया. ठीक है, तो इसे कहा जाता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन. अगर यहां पे ये लोग बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं करते, बिजनेस ही बंद कर देते, तो मैं कहता कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, चलो एनीवेज आगे देखते हैं. अभी ऐसे थियरी क्वेश्चंस पूछते हैं आपको डिसोल्यूशन वगैरह में, तो अभी देख लिया उसको भी. हाँ जी, आगे. द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द अर्लियर इयर्स बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ये सब प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट्स देयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म. यानी सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन नहीं करना है, आपको अकाउंटिंग भी करना है. ठीक है, लेट्स गो फॉर इट देन. हाँ जी, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4. अब यहां पे मैं बिंदास कैलकुलेट कर ले रहा हूं. क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर मुझे यहां दिक्कत नहीं है. डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 1 अप्रैल. ठीक है, किसी और क्वेश्चन में इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना. अगर मान के चलो मुझे ऐसा दिया रहता कि ये 31 मई को रिटायर हुआ, तो मुझे ना पूरे 31 मई तक का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता. तो ये प्रॉफिट्स में मुझे प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेने पड़ते थे. किसी ईयर के शायद 2 महीने के ले रहा हूं, तो किसी और महीने के शायद ईयर के शायद 10 मंथ्स का प्रॉफिट ले रहा हूं. ऐसा भी एक क्वेश्चन आने वाला है, आएंगे हम लोग उस क्वेश्चन में. ठीक है, चलिए तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए हमने. 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 265 प्लस 280 डिवाइडेड बाय 4, 2,70,000 आ गया. ठीक है, एवरेज आ गया. अब एवरेज प्रॉफिट के बाद मुझे कुछ और भी एडजस्ट करने के लिए कहा गया है. मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन एडजस्ट करने के लिए कहा गया है. इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए कैपिटल कितना मानने के लिए कहा है? 6,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. तो 6,50,000 का 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 78,000 आया. और रेम्यूनरेशन कितना मानना है? 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर. तो 2,000 पर मंथ है, यानी इंटू 12. और कितना पार्टनर है? 3 है ना, तो इंटू 3. ठीक है, तो 2,000 इंटू 12 इंटू 3, 72,000. सो मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000. ठीक है, ठीक है, चलो. अब एवरेज प्रॉफिट के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सर सीधा गुडविल निकालना है, यहां पे सुपर प्रॉफिट थोड़ी है. तो मुझे 3 years परचेज के हिसाब से निकालना है. सो 1,20,000 इंटू 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? इट विल बी सिंपली 3,60,000. ठीक है, ओके. अब मुझे गुडविल की अकाउंटिंग भी करने के लिए कहा गया है ना. तो गुडविल अकाउंटिंग के लिए मुझे यहां पर 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. एक रेशियो टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करें और एक टेबल बना के हम लोग देख ले. अल्टीमेटली मुझे देखना है कि हु इज गेनिंग एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, नाउ नॉर्मली स्पीकिंग रिटायरमेंट के केस में द रिटायरिंग पार्टनर इज द वन हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गेनिंग. नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करके देख लेना. ठीक है, क्योंकि इनका सैक्रिफाइस ऑफ गेन का रेशियो कुछ अलग बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, अब यहां पे रेशो की भाषा में जिनको आ जाता है वो लोग उस तरह से आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है वो. और जिनको रेशो नहीं आता है उनके लिए मैं एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा. और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है एक टेबल बना लो छोटा सा, जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है. सर ये ट्रिक क्या है? इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ
सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। ठीक है, चलिए तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? सिंपली मैं तीनों के अलग अलग कॉलम बना लूंगा। फिलहाल मैंने एबीसी लिख दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में नाम एक्चुअल में लिखना। ठीक है, अंटू बंटू चिंटू। ओके, यस। तो मैं यहां पे कैसे करूंगा? स्टेप 1 में मैं लिखूंगा गुडविल इन ओल्ड रेशियो। बेटा हमें रेशियो में एलसीएम की थोड़ी दिक्कत जा सकती है। बिल्कुल पॉसिबल है कि सर मुझे एलसीएम नहीं समझता सर, बस उसमें अटक जाता हूं। कोई बात नहीं, आप एलसीएम को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। समझे बात को? सर मुझे ना प्लस माइनस इंटू डिविजन कुछ भी ना हो ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ। सीए छोड़ दो। हो नहीं सकता भाई, कैलकुलेशन के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे ये जो 3,60,000 का जो गुडविल था, इसको मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। तीनों में ओल्ड रेशियो था 3:4:3। ठीक है, सो यहां पे 3:4:3। चलिए बांट लेते हैं। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो यह आ रहा है 1,08,000 अंटू का। ठीक है, अरे यार ये कौन सा कैलकुलेटर है, इसमें शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा मेरे वाले में। ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू, ऐसा करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं जो कैलकुलेटर लाया इस पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये आ रहा है 1,44,000 और ये आ रहा है 1,08,000। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया गुडविल इन ओल्ड रेशियो। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? गुडविल को फिर से बांटूंगा इन न्यू रेशियो। ठीक है, तो गुडविल को न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो हमें दिया हुआ था इक्वल। ठीक है, तो 1:1 में किस पे बटेगा? सिर्फ बांटू एंड चिंटू। आंटू रिटायर हो गया है ना, तो 3,60,000 का अगर आधा आधा देखूंगा तो 1,80,000 एंड 1,80,000 ऐसा ही आया। ठीक है, सो स्टेप 3 में आई विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो बेचारे आंटू का 1,08,000 का सैक्रिफाइस दिख रहा है, पहले के कंपैरिजन में 0 है ना, तो बेचारे आंटू का हो गया सैक्रिफाइस। बांटू की अगर बात करें 1,44,000 के कंपैरिजन में 1,80,000 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सो 36,000 विल बी द अमाउंट ऑफ हिज गेन। ठीक है, वहीं पे चिंटू की अगर बात करूं 1,08,000 की जगह 1,80,000, यानी इसका गेन हो गया 72,000। दैट इज हिज गेन। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिवली यहां पे डायरेक्टली रेशियो के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं वो भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो जर्नल एंट्री मुझे पास करना है वो मुझे क्या करना है? मुझे गेनिंग पार्टनर से पैसे लेने हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसे देने हैं। सो मैं गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा। कौन कौन है सर? बांटू एंड चिंटू। ठीक है, इनके अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कितने से? इनके गेन के अमाउंट से, यानी 36,000 एंड 72,000। ठीक है, एंड आई विल क्रेडिट दैट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हु इज दैट? आंटू। ठीक है, तो आंटू को क्रेडिट कर दूंगा कितना? 1,08,000। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हियर, आंटू इज गेटिंग क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द गुडविल। अगर हम लोग देखने जाए तो 3,60,000 में भाई साहब का जो शेयर था वो था 3/10, है ना, 1,08,000। ठीक है, अब इस 1,08,000 को अगर आप रेशियो में कंफर्टेबल हो तो आप सैक्रिफाइस का रेशियो कैलकुलेट कर लो और इस 1,08,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करो। अगर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली यही अमाउंट आएगा। तो आपके पास से दो रास्ते हैं। अगर रेशियो वाले लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आगे बढ़ो, नहीं हो तो ये टेबल बना के गेन और सैक्रिफाइस निकाल लो और एंट्री पास कर लो। आ गया? इजी। चलिए, ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 20 मिनट के अंदर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में डाल के रखे हुए इन्होंने। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सीयू एंड एयू वर इन पार्टनरशिप। केमिस्ट्री का शौकीन है जिसने भी बनाया इसको। ठीक है, एनीवेज, तो इन पार्टनरशिप प्रॉफिट्स और लॉसेस इनका रेशियो है 5:3। ठीक है सर, दे डिसाइडेड टू एडमिट एजी।
ठीक है, एजी को एडमिट कर रहे हैं इनटू द पार्टनरशिप. एजी विल ब्रिंग इन 2 lakhs एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर. न्यू शेयर इज ऑफ द न्यू पार्टनर इज 1/4. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1. बढ़िया. CEO was entitled to salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from October. What do you see? You can see that there is a change. There is a revision in the salary. अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता रेम्यूनरेशन, तो मुझे हर साल का प्रॉफिट इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं इसको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज पेड एट 8% पर annum. ठीक है, ये कांस्टेंट है. कैपिटल ऑन 31 मार्च, ये तीनों का ये है, मतलब सीओ और न्यू का दोनों का ये है. और इट हैड रिमेन अनचेंज सिंस द लास्ट 4 years, यानी पिछले 4 साल से ये इतना ही कैपिटल है. ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा होता तो मुझे कैपिटल का एवरेज निकालना पड़ता. अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो यही अमाउंट रहने वाला है. आप चाहो तो इनका एवरेज निकाल लो. सर 7 लाख टोटल है, 7 लाख प्लस 7 लाख प्लस 7 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 4. ऐसा भी करोगे तो भी 7 ही लाख आएगा, तो जरूरत नहीं है करने की. ठीक है, ओके. तो गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज. ओके, मुझे 3 years परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years. ठीक है सर. द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. देखिए ध्यान से, बिफोर है, तो ये सब प्रॉफिट हमें दिया हुआ है. दीज प्रॉफिट वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन. मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन में अगर इनको कॉम्प्लिकेशन ऐड करना है तो वो रेक्टिफिकेशन का तड़का लगा देते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है सर. रेक्टिफिकेशन से 4 रेक्टिफिकेशन है, ये चारों को करने पड़ेंगे अपने को. एजी शैल ब्रिंग इन द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ये पैसा लेके आ रहा है गुडविल के लिए. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एजी इज सपोज्ड टू ब्रिंग इन एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम. है ना, हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है और उसका जर्नल एंट्री पास करना है. ठीक है, ओके. नाउ सर मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है, क्या पूछा है क्या कहीं? क्या मुझे ऐसा बोला है कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करो? सर रेक्टिफिकेशन तो है लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछा नहीं है, है ना, तो इट इज ऑप्शनल. आप चाहो तो रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो, चाहो तो मत लिखो. ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे एडजस्ट करूं प्रॉफिट को इस तरह से, अगर ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो विदाउट एनी हेजिटेशन रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख लेना. क्योंकि लेट मी टेल यू, आप सोचोगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखने में मुझे टाइम लगेगा, बिलीव मी उसका दुगना टाइम आपको सोचने में लग जाएगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो. ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रहा है तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वर्किंग नोट में लिखना शुरू कर देना. लेकिन अगर आपके सोचने में कोई दिक्कत नहीं जा रही आपको, तो अवॉइड द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की कोशिश करना. मैं अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा रहा हूं और साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं. सर सबसे पहले मशीन कॉस्टिंग 40,000. अच्छा, ये रेक्टिफिकेशन में आते हैं. पहले ये कुछ और भी एडजस्टमेंट है ना हमारे, ये सैलरी भी एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट करना है, ये भी तो एडजस्ट करना है ना. चलो, तो सैलरी कितना एडजस्ट होगा, चलिए देखते हैं. सर पहला जो प्रॉफिट है ये कितना है, 2,10,000 है ना. सर 2,10,000 18-19 का सैलरी है ना. ये सैलरी तब कितना था, 2,000 पर मंथ. किसके लिए, सीयू के लिए. एयू के लिए भी था क्या, सॉरी एयू नहीं, कौन है, हाँ एयू था. हाँ एयू के लिए भी था क्या हम लोग सैलरी एयू को भी दे रहे थे. देखिए थर्ड पॉइंट पढ़िए एक बार, क्या एयू का भी नाम लिखा है वहां पे कि सिर्फ सीयू का नाम लिखा है, सिर्फ सीयू है ना. तो सर हम लोग सीयू को ही 2,000 पर मंथ दे रहे थे, राइट. ये रिवाइज करके 3,000 कब से हुआ, 1 October 2020. ये कौन सा ईयर होता है, 1920 नहीं 2021 नहीं, कौन सा है, 1 October 2021. ठीक है, तो सर मुझे 2021 में एक चेंज का एडजस्टमेंट दिखाने का है, लेकिन बाकी दोनों ईयर में तो कोई चेंज नहीं है ना. तो सर कहने से 2,000 पर मंथ यानी 2,000 इंटू 12, देखो कितना आ रहा है, 24,000. तो सैलरी ऑफ सीयू विल बी 24,000 इन 18-19, यानी यहां से माइनस होने चाहिए 24,000. ठीक है, यहां से भी माइनस होने चाहिए 24,000. करेक्ट, 1920 में भी सेम था. अब जब मैं 2021 में आ रहा हूं तो जरा ध्यान से, सर अप्रैल से लेके सितंबर तक, अक्टूबर में चेंज हुआ, राइट. यानी अप्रैल से लेके सितंबर तक 2,000 पर मंथ ही था. कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने. 6 महीने के 2,000 ही थे. 2,000 इंटू 6 कितना हो गया, 12,000.
और फिर अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आने वाले 6 महीने 3000 पर मंथ हो गया। तो 3000 इंटू 12 इज, सॉरी 3000 इंटू 6 इज 18,000। तो 12,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 30,000। यानी इस साल कितना माइनस होना चाहिए? 30,000। और 21-22 में कितना माइनस होगा? अब तो शुरुआत से ही 3,000 पर मंथ है, तो कितना माइनस होना चाहिए यहां पे? 36,000। वेरी गुड। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कैपिटल कांस्टेंट है इसलिए इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 7 लाख रुपए का कैपिटल है, 7 लाख का 8% निकाल लो। 7 लाख इंटू 8% कितना आ रहा है? 56,000। यानी हर साल इतना ही माइनस होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। और क्या है सर? बाकी ये रेम्यूनरेशन एडजस्टमेंट, सॉरी रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको मॉड्यूल का सॉल्यूशन दिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सर 18-19 में से मैंने 24,000 ये माइनस कर दिया, 56,000 इंटरेस्ट माइनस कर दिया। 19-20 के प्रॉफिट में से 24,000 सैलरी माइनस कर दिया, 56,000 इंटरेस्ट माइनस कर दिया। 2021 का 2,10,000 में से 30,000 का सैलरी माइनस कर दिया, 56,000 का इंटरेस्ट, और ये में से भी 36 एंड 56। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, मैं कहा हूं, मैं हूं रेक्टिफिकेशन में। मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1st of October was wrongly charged to revenue। डेट पे ध्यान देना, 1st of October 2020, यानी 2021 की बात कर रहे हैं अगेन। ठीक है, ओके। हमने मशीन खरीदा था सर और इसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया टू रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, है ना। असेट को डेबिट करने की जगह, मशीन को डेबिट करने की जगह शायद हमने परचेस को डेबिट कर दिया। ठीक है, ओके। द मशीन वॉज डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। अच्छा, तब मशीन दिखाते तब तो डेप्रिसिएट करता, मैंने तो मशीन ही नहीं दिखाया, मैंने तो उसको परचेस को डेबिट करके रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, यानी एक ही पॉइंट में दो गलतियां हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहली बात, 2021 के प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, ओके। मशीन कॉस्टिंग 40,000 एंट्री करना पड़ेगा इसका। सर जी मशीन को डेबिट करने की जगह मैंने इसको चार्ज कर दिया पीएनएल को, यानी परचेज को, है ना, नॉमिनल अकाउंट को। तो अभी मैंने करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मशीन को तो डेबिट करना चाहिए, और जो गलत मैंने डेबिट करके रखा है पीएनएल में उसको रिवर्स करने के लिए उसको क्रेडिट करना चाहिए। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट है इसलिए यहां पे क्रेडिट किसको होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को, राइट। ओके, तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, अगर आप लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हो तो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सोच के देखिए, अगर मेरा प्रॉफिट था 2,10,000 जिसमें और मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट किया, आप समझिए इस बात को। पीएनएल एडजस्टमेंट अगर आप बनाओ तो पीएनएल एडजस्टमेंट में 2,10,000 इज अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट, नेट प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट में और आपने क्रेडिट किया तो वो बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट, है ना। तो मुझे क्या करना होगा? 2021 के प्रॉफिट को 40,000 से बढ़ाना होगा, है ना। तो ये यहां पर बढ़ जाएगा बाय 40,000। ठीक है, एक। लेकिन दो, कैन आई ऑल्सो से कि सर इस पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए इन दैट केस। ठीक है सर, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेट पे ध्यान देना, 1st of October, यानी 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सर 40,000 पे 20% फॉर 6 मंथ्स कितना होना चाहिए? 4,000। तो ये भी डिप्रिसिएशन आना चाहिए, इसका एंट्री होना चाहिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन, ऐसे ही होना चाहिए, राइट। अब जरा सोचिए, पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट यानी प्रॉफिट कम होगा। सिंपल सा रूल है भैया, नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल है। क्रेडिट से प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट से प्रॉफिट कम होगा, एज सिंपल एज दैट। यहां पे डेबिट हो रहा है पीएनएल एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट को मुझे कम करना होगा बाय 4,000। ठीक है, तो सर इस साल के प्रॉफिट पे प्लस 40,000 एंड माइनस 4,000। बट एक बात और, सर कहना है ऐसे कि मशीन का डब्ल्यूडीवी बचा फिर 36,000 जो 21-22 में कैरी फॉरवर्ड होगा। 21-22 में भी तो डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए ना, फिर तो ये भूल जाएंगे हम लोग, ये भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मुझे 21-22 में भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सर मैंने मशीन दिखाया नहीं था जिसकी वजह से 21-22 में भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, अब करना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर इट। रिटर्न डाउन वैल्यू का है ना, सो 36,000 इंटू 20%, इस बार साल भर का 7,200, यानी 21-22 में से भी 7,200 का डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
तो यहां पे मैं दिखा देता हूं इसको, देखिए पहले हम लोगों ने 40,000 से प्रॉफिट को बढ़ाया, फिर 4,000 और यहां पे 7,200 से प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक है, सिंपल। ओके, आगे स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1920 की 2021? 1920। 31 मार्च 2020 कब आता है, 1920 की 2021 में? 1920 में। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920, लेकिन अगर दिमाग लगाओ तो ये 2 साल की बात कर रहे हैं सर, 1920 एज वेल एज 2021। कैसे सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920 विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2021। ठीक है, हां जी, तो मुझे 1920 एज वेल एज 2021 दोनों के बारे में सोचना होगा। एक एक करके देखते हैं। सर क्या हुआ है, 1920 में प्रॉफिट स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे आता है, सीधा सीधा सोचो, क्रेडिट ओवर वैल्यू, क्रेडिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट को कम करना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रॉफिट को कम कर दूंगा इन द ईयर 1920 बाय 20,000, तो 1920 में प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक 2021 का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, अब डेबिट बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट 2021 का कम नजर आया होगा ना, तो मुझे 2021 के प्रॉफिट को बढ़ाना होगा बाय 20,000। ठीक है, तो 2021 के प्रॉफिट को ऐड कर दिया बाय 20,000। ठीक है, ये हो गया। अगला, देयर वॉज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 10,000 इन द ईयर 2018-19, ये 18-19 की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन द P&L अकाउंट फॉर दैट ईयर। ठीक है, देखो भाई, इंस्टीट्यूट हमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है, ये सबसे पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही आगे बढ़ के आए, इसलिए वो लोग क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें जस्ट ऊपर ऊपर से बता देते हैं। बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो, है ना, समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोगों को ये समझने में दिक्कत जा सकती है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ है, इट इज लॉस बाय फायर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि P&L में गया, सर लॉस P&L में गया, दैट इज मेकिंग सेंस, लेकिन ये कह रहे हैं दिस वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। लॉस ट्रेडिंग में क्यों जाएगा, लॉस तो P&L में जाएगा, है ना, ये ट्रेडिंग कहां से आ गया यार बीच में। ओके, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सी चीज है। सर ये लॉस गुड्स का है, ये लॉस गुड्स का है, गुड्स मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई दे रहा है सर, है ना, तो अगर वो गुड्स गए ड्यू टू एनी रीजन तो मुझे ट्रेडिंग में भी उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, और सर वो डूब गया ना, इट इज अल्टीमेटली लॉस, पैसे नहीं मिले ना बदले में, इसलिए वो लॉस भी मुझे P&L अकाउंट में दिखाना होगा। सो कायदे से इसका जर्नल एंट्री शुड हैव बीन P&L में डेबिट और ट्रेडिंग में क्रेडिट, गुड्स गए, है ना, तो सर ये कह रहे हैं कि P&L में बराबर डेबिट हो गया लेकिन ट्रेडिंग में क्रेडिट नहीं हुआ। समझे बात को, तो मुझे ट्रेडिंग में क्रेडिट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग यानी नॉमिनल अकाउंट यानी P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट। सर फिर डेबिट किसे करूंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए एनीवेज, मैंने P&L एडजस्टमेंट को अगर क्रेडिट किया तो क्रेडिट से प्रॉफिट बढ़ता है सर, तो प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना होगा बाय 10,000। ठीक है, सो मेरा प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं मैं 10,000 से, ये यहां पे मैंने 18-19 की बात कर रहे थे, 10,000 से मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ठीक है, डन। उसके बाद और क्या दिया है मुझे, लास्ट में एक चीज दिया हुआ है, डेटर्स ऑफ 31 मार्च 22 यानी 21-22 की बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड बैड डेट्स ऑफ 5,800। सर बैड डेट्स है सर, जिसकी एंट्री पास नहीं हुई है तो करना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना, वैसे तो होना चाहिए बैड डेट्स टू डेटर्स, लेकिन बैड डेट्स बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू डेटर्स। कितने से, 5,800। सर P&L एडजस्टमेंट को डेबिट किया, डेबिट से प्रॉफिट कम होता है, तो 5,800 से मेरे प्रॉफिट को मुझे कम करना होगा, तो 5,800 से प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट कि यही वाले एडजस्टमेंट्स आप खुद होके अकेले घर पे बैठ के इसे सॉल्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हुए हो जाता है, दिक्कत नहीं जाती, लेकिन अकेले बैठ के गलती होती है, तो प्लीज डू सॉल्व दिस। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किया है। ठीक है, चलिए, तो मेरा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, सॉरी नॉट एवरेज, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया ऐसा। ठीक है,
अब मैंने कंफ्यूजन एक आता है जो मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि सर इसके पहले तो आप सीधा एवरेज कैलकुलेट करके फिर एडजस्ट कर रहे थे, यहां पे अलग अलग क्यों किया? अलग अलग इसलिए किया क्योंकि हर साल के प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अलग एडजस्टमेंट था, तो अलग अलग करना यहां पे जरूरी था, इंक्लूडिंग दैट सैलरी एडजस्टमेंट, है ना, वो भी अलग अलग था। अब वेटेड एवरेज निकालना है, भूलना मत, है ना। तो वेटेड एवरेज के लिए 1 2 3 4 वेटेड एवरेज वेट पकड़ लिया हम लोगों ने, है ना। तो सबसे पहले साल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, ऐसा, ठीक है। यस, अब मल्टीप्लाई करना है, 140,000 इंटू 1 140,000, 160,000 इंटू 2 3,20,000, 180,000 इंटू 3 5,40,000, 2 लाख इंटू 4 8 लाख, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में एक सिली वाला मिस्टेक हो जाता है, इसके बारे में अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। सिली मिस्टेक ये होता है कि हम 140,000 प्लस 320,000 प्लस 540,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 4 नहीं, डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द वेट, मतलब सिंपल और वेटेड एवरेज का ही एवरेज मत लिखा क्या जाना, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट, तो कितना होगा ये 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 1,80,000, ठीक है। द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, तो 1,80,000 इंटू 3 5,40,000, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ये जो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, ये रेशियो वाला लैंग्वेज है। जिनको रेशियो वाला लैंग्वेज जमता है वो उस तरह से ही आगे बढ़े, नहीं जमता है तो मैं इधर भी वो टेबल बना के दे रहा हूं, आप जैसा कंफर्टेबल हो वैसे करना। एंट्री फाइनल यही आने वाला है, ठीक है। मैं इसको भी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। हमारा गुडविल का वैल्यू क्या आया था, अभी अभी निकाला हमने 5,40,000, राइट। चलिए, तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने जगह नहीं छोड़ा, 1 मिनट, हाँ जी। तो मैं यहां कॉलम्स बना लेता हूं, CU AU AG, ठीक है। यस, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं गुडविल को बांटूंगा इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, यानी 5,40,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। क्या था ओल्ड रेशियो? 5:3 इन 5:3। देखिए क्या आ रहा है, CU का आ रहा है शायद से 3,37,500, है ना। और इसका आ रहा है कितना, 2,02,500, इसका 0, है ना। ओके, फिर गुडविल इन न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5,40,000 को क्या था इनका न्यू रेशियो, 2:1:1, बांट देते हैं इसको 2:1:1, तो इसका हिस्सा आ रहा है 2,70,000, इसका आ रहा है 1,35,000 और इसका भी आ रहा है 1,35,000, ठीक है। हेंस वी विल गेट द सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सीओ की अगर बात करें तो बेचारे को 337,500 मिला करता था, लेकिन अब कितना मिलेगा, 270, सैक्रिफाइस हो गया सर बेचारे का 67,500, ठीक है। एओ की बात करें तो 2,02,500 माइनस 1,35,000 कितना हो गया, 67,500, ठीक है। और एजी की बात करें तो पूरे 1,35,000 का गेन, है ना। चलिए सर, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए सर, गेनिंग पार्टनर को किया जाएगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को किया जाएगा क्रेडिट। हु इज द गेनिंग पार्टनर, एजी, तो एजी अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच, 1,35,000 टू सीयू कितना 67,500, टू एयू 67,500। सर फाइनल आंसर सेम आने वाला है, चाहे आप किसी भी तरह का टेक्निक फॉलो करो, रेशो वाले मैथमेटिक्स वाले रास्ते से जाओ या ये टेबल बना के जाओ, आंसर सेम आने वाला है। आप लोग जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से कैलकुलेट करो बस, ठीक है। आगे फिर ये इजी, चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज कंपैरेटिवली इजी, काफी इजी क्वेश्चन है। वाइस क्लेवर एंड डल, ठीक है।
इनके बारे में क्या दिया हुआ है? दे वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3. द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31st मार्च अप टू 31st ऑफ दिसंबर एवरी ईयर. ठीक है, ओके. ईयर एंड क्या दिया हुआ है? 31st ऑफ दिसंबर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक जगह पर घुमाने की कोशिश की है, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, रेक्टिफिकेशन वगैरह भी नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे घुमाया. ठीक है, और वो है डेट, इसलिए मैंने कहा डेट पे ध्यान देना. द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर एलिया. अब देखो अकाउंट्स पे इन लोगों को घुमाना है तो ये लॉ का सहारा लेते हैं. कैसे? अकाउंट्स में लीगल वर्ड्स दे देते क्वेश्चन में. ठीक है, तो जरा संभल के, लीगल वर्ड्स को इंटरप्रेट करने में थोड़ा दिक्कत जाता है ना. चलिए देखते हैं. ऑन द डेट ऑफ ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ये पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profits of the 3 years up to the date of death. Up to the date of death. Up to the date of death. फिर से क्या लिखा है? Up to the date of death. अब डेथ के क्वेश्चंस में भाई डेथ थोड़ी ना प्लान हो सकता है ना? तो डेथ तो कभी भी हो जाएगा बीच में, साल के बीच में. तो अप टू द डेट ऑफ डेथ मुझे एवरेज आउट निकालना पड़ेगा. देखते हैं. ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट रेट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, एंड अ फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर. सर तो फेयर रेम्युनरेशन कितना है? देखते हैं, आगे दिया होगा. प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू बी अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर. इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या हुआ कि साल भर का अगर मैं कह रहा हूं कि सर 1,20,000 का प्रॉफिट है तो हर महीने मैंने इक्वली कमाया, यानी 10-10 हजार हर महीने कमाया, यह मतलब होता है उसका. अब आगे, ऑन 30 जून 2024 वाइस डाइड. ठीक है, कब डेथ हुई? 30 जून. सर मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31st ऑफ दिसंबर, यानी ईयर की बिगिनिंग हुई 1st ऑफ जैन से. ये कब तक जिंदा था? 30 जून तक. कितने महीने के लिए जिंदा था? 6 महीने के लिए. ठीक है, ध्यान से. Now Weiss died and it was agreed on his death to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. ठीक है सर, देखते हैं. It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that a fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per annum by each partner. Okay, and that the capital employed would be 1,56,000. ये क्यों दिया है सर? वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हुआ है, फॉर्म नहीं. ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. ओके, तो फॉलोइंग वर अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, ओके. सर ये एवरेज दिया है, आई मीन प्रॉफिट दिया है, तो सिंपल है सर, इन चारों का एवरेज निकाल लेंगे तो इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जरा ध्यान से सर, मुझे अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेशन करना है. ओके, अब देखिए यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, फिर से जरा ध्यान देना. हाँ देखो, गुडविल का ये पैराग्राफ को फिर से पढ़ो, वो जो गुडविल का पैराग्राफ दिया था ना, फिर से पढ़ो, वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज. ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ. यानी मुझे 4 साल का एवरेज नहीं चाहिए, मुझे 3 साल का एवरेज चाहिए. लेकिन सर 3 साल का एवरेज मुझे तो 4 साल के प्रॉफिट देके रखे हैं. हाँ जी, बिल्कुल देके रखा है, लेकिन बात को समझो, ये इस साल के बीच में इसकी डेथ हुई है, यानी इसका मुझे आधा ही पकड़ना है. ठीक है, 2023 में जिंदा रह गया पूरा, हाँ तो ये पूरा पकड़ना है फुल. ठीक है, 2022 में जिंदा रहा, हाँ सर, हर साल थोड़ी मरेगा. ठीक है, लेकिन ये टोटल कितना हो गया? 2.5 हो गया ना. मुझे 3 साल का एवरेज चाहिए, तो सर ये पूरा लूंगा क्या मैं? नहीं सर, इसका भी आधा पकड़ूंगा. ठीक है, अब जरा समझो आराम से. मान के चलो इस साल वो 3 महीने जिंदा रहने के बाद मर जाता, 3 महीने जिंदा रहता, तो सर यहां मैं 3 महीने के पकड़ता, ये पूरा पकड़ता, ये पूरा पकड़ता, और यहां 9 महीने का पकड़ता. कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है? मान के चलो मैं कह रहा हूं कि इधर वो 2 ही महीने जिंदा था, 2 महीने के बाद मर गया, तो यहां 2 महीने का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालता मैं, ये पूरा पकड़ता, ये पूरा पकड़ता, और यहां पर 10 महीने का पकड़ लेता. कुछ समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, चलो, तो फिलहाल तो मुझे ये सब नहीं करना है. अब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं. तो ये आधा बताइए तो कितना आ रहा है? 33,600. ठीक है, ये तो पूरा ही पकड़ना है 75,600, ये भी पूरा ही पकड़ना है 72,000, और इसका आधा बताओ कितना आ रहा है? 31,200, है ना. तो ये सब का टोटल ले लो,
डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 नॉट 4। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, 70,800 आया। Now this was the trickiest area in this question। बाकी तो आसान है, बाकी मुझे रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट को लेके कोई चेंज नहीं दे रहा है, इसलिए उसको एक साथ भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एरिया हम लोगों ने देख लिया। अब मैं क्वेश्चन में के सॉल्यूशन को आपको डायरेक्टली बता रहा हूं ताकि हम लोग थोड़ा यहां पे वक्त बचा पाए, लेकिन हाँ प्लीज आप लोग एक बार अकेले बैठ के इसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, हाँ जी, देखिए सर, तो ये 70,800 तक हम लोग आ गए, राइट, ये आ गए हम लोग यहां तक। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि सर मुझे रेम्यूनरेशन भी एडजस्ट करना है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी एडजस्ट करना है। रेम्यूनरेशन कितना बोला हुआ था हमें, 15,000, लेकिन ईच, तो तीनों का कितना होना चाहिए, 45,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ था, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, निकाल लो 8% ऑफ 1,56,000, देखो कितना आ रहा है, 12,480, यही आया। तो ये दोनों माइनस करने के बाद 13,320 बचा। ठीक है, तो गुडविल कितना होगा, 3 years परचेज, तो 13,320 इंटू 3, ये आ गया गुडविल। ठीक है, गॉट इट, इजी। नाउ हमें जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए कहा है। जर्नल एंट्री में सीधा सीधा है सर, गेनिंग पार्टनर से पैसे मांगने हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसे देने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पर्टिकुलरली कुछ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, अच्छा नहीं, यहां नहीं, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं, हाँ, कि वो कैश में लेके आया था। हाँ, इधर नहीं, इधर तो अपने को ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो सर मुझे गेन और सैक्रिफाइस के लिए दो तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूं, एक तो मैं रेशियोज कैलकुलेट कर लूं, दूसरा मैं टेबल बना लूं। ठीक है सर, अगर मैं टेबल बना लूं तो कौन कौन है भाई, वाइस, क्लेवर, डल, वाइस, क्लेवर, डल। ठीक है सर, मेरा गुडविल का वैल्यू क्या आया, अभी अभी निकाला हमने, 39,960। तो 39,960 को पहले बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था सर, 4:3:3। ठीक है, 4:3:3, बांटो इसको, 15,984। ओके, $11,918 बरोबर, ये भी सेम। अच्छा 88, ओके, आया भाई, ठीक है। अब ये जो आ रहा है इसको फिर कंपेयर करो विद द सेम गुडविल, लेकिन इस बार न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है इनका, फ्यूचर रेशो क्या दिया हुआ है हमें, दिया है, यहां दिया है ना, इक्वल। हाँ जी, तो इसे 1:1 में बांट देते हैं। $19,980। ठीक है, क्लेवर और डल के बीच में वाइस गया। ठीक है, यस, तो क्या दिख रहा है अभी, सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन, वाइस गया इसलिए बेचारे का सैक्रिफाइस, 15,984 की जगह सीधा 0, ये हो गया इसका सैक्रिफाइस। क्लेवर और डल का फायदा हो गया सर, 11,988 की जगह 19,980, कितना हो गया, दोनों का सेम, 7,992। ठीक है, ये हो गया इनका गेन। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे रेशियो से ज्यादा इजी पड़ता है, कुछ कुछ जगह पे टेबल इजी पड़ता है। अब क्या इजी है क्या हार्ड है इसकी तरफ मत जाओ, आप देखो कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप रेशियो में कंफर्टेबल हो, बिंदास उसको फॉलो करो। आपको रेशियो नहीं जमता, अब ये वाला टेबल फॉलो करो, बस दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कर दूंगा डेबिट, क्लेवर और डल को, और वाइस के कैपिटल अकाउंट को या उसके रिप्रेजेंटेटिव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। आया, दिस इज द जर्नल एंट्री, क्लेवर और डल दोनों के अकाउंट को डेबिट और वाइस के कैपिटल अकाउंट को या उसके एग्जीक्यूटर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। इजी, आया, ट्राई करना है इसको भी घर पे एक बार। ठीक है, अकेले बैठ के, विदाउट एनी हेल्प। ओके, चलिए, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग जो
सेम टाइप के क्वेश्चंस नाम और फिगर्स बदल बदल के पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। अगेन एक्चुअल में क्वेश्चन इजी है, बस एक छोटा सा एरिया जहां पे घुमाने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो सर यहां पे क्या दिया हुआ है, वेद, जैन एंड अग्रवाल, ठीक है, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो 2:5:3 रेशियो दिया हुआ है। चलिए बढ़िया, इनका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, ठीक है, सबके डिटेल्स दिए हुए वहां पे। नाउ पार्टनरशिप अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, ओके, इन 2022। मतलब मुझे पास्ट कई सालों का प्रॉफिट देने की जगह सिर्फ एक ही प्रॉफिट दिया है। एक ही प्रॉफिट दिया है तो एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही प्रॉफिट ले लेंगे अपन, ठीक है, ओके। द पार्टनर्स विड्रू 4,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। किसने, वेद ने, जैन ने कि अग्रवाल ने? ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब सबका ही मिला के पकड़ना पड़ेगा अपने को, और क्या करेंगे, ठीक है सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 30%, बढ़िया बिजनेस है यार, 30% रेट ऑफ रिटर्न है, गुड, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज तो तब होता है जब मेरे पास दो कैपिटल दिए हो, यहां पर तो एक ही कैपिटल दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, ये तीनों का एवरेज बोला है क्या, 255 प्लस 945 प्लस 675 डिवाइडेड बाय 3। अरे ऐसा नहीं है भाई, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज, ठीक है। अब गड़बड़ यह है कि मुझे इंडिविजुअली तो अमाउंट पता नहीं, बट टोटल तो पता है ना। तो एक काम करता है, लेट्स मेक इन वर्किंग नोट द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये मेरा काम आसान कर देगा। कैपिटल अकाउंट में कहने से ओपनिंग बैलेंस शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां ये याद रखना कि मैं इंडिविजुअली नहीं बना रहा हूं, मैं वेद, जैन और अग्रवाल ये तीनों का मिला के कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, क्योंकि मुझे डिटेल ही वैसा दिया है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर मैं देखूं तो 2,55,000 प्लस 9,45,000 प्लस 6,75,000, देखो तो कितना आ रहा है, 18,75,000। ये आ गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। सर प्रॉफिट कमाया साल भर में, तो वो भी यहां पे आना चाहिए, कितना, 6 लाख रुपए। शायद मुझे ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, ड्राइंग शुड कम ऑन द डेबिट साइड, सिंगल एंट्री की याद आ रही है, ड्राइंग्स लिख देते सर यहां पे 4.5 लाख, मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। एक मिनट, मेरी गलती, एक मिनट। ये जो है ना, ये जो बैलेंस शीट है ये एंड का है शायद से, है ना, ये एंड का दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट द ओपनिंग, दिस इज एक्चुअली द क्लोजिंग बैलेंस। ये 18,75,000 इज एक्चुअली द क्लोजिंग बैलेंस, इसको यहां लिख देते हैं मैं, ठीक है। ये एंड का बैलेंस दिया हुआ था, तो ना ओपनिंग बैलेंस शुड बी द बैलेंसिंग फिगर 17,25,000, ठीक है। चलिए, तो इसकी मदद से अब मैं निकाल सकता हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यह आ जाएगा 17,25,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस 18,75,000 डिवाइडेड बाय 2। देख लो कितना आ रहा है, शायद 18 लाख आएगा, आ रहा है। चलो, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद अब मुझे गुडविल कैलकुलेशन के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, इजीली निकाल लूंगा सर। कैसे सर, मुझे प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया हुआ था, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है। मैं यहां निकाल लूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा सर, सर कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 30%, निकाल लो कितना आ रहा है, 5,40,000, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट द सुपर प्रॉफिट, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, ठीक है। बस आ गया अभी गुडविल। गुडविल विल बी 60,000 इंटू कितने ईयर्स परचेज, 5 years परचेज, सो इंटू 5, 3 लाख, ठीक है। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन वाज टेकन इन टॉप 5, दिस क्वेश्चन वाज टेकन इन टॉप 5 क्योंकि इसमें गलती अगर होगी भी ना वो समझ में नहीं आएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमने सही किया। मतलब बेसिकली यहां पे वो एवरेज कैपिटल की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा हमारे दिमाग में कि वो कैपिटल ले लेते हैं,
या कुछ लोग गलती क्या कर देंगे कि वो 255, 945 और 675 का एवरेज निकाल लेंगे। ये दोनों के दोनों स्टेप से आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन दिस क्वेश्चन वाज टेकन। अब बाकी जो क्वेश्चंस है गुडविल के ऊपर 4 या 5 मार्क के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किए इससे तो इजी ही होंगे, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर होगा या सुपर प्रॉफिट के ऊपर होगा, लेकिन आपको डिटेल्स दिए हुए रहेंगे वहां पर। यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। ठीक है, इजी था। सो दैट वाज टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो दैट्स इट, एंड करते फिर इसको यहां पे अभी।